आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। राज्यसभा चुनाव के बाद जहां एकदम से ये एहसास हो रहा था कि काफ़ी सारे उपचुनाव हरियाणा में हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सुगबुगाहट शांत हुई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 5 हों चाहे 9 विधायक हों, कुछ कुछ बयान भी ऐसे आए थे कई लोगों के, तो तब ऐसा लग रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये लगा कि नहीं, उपचुनाव नहीं होगा, ये लोग हैं जो कि तो इस तरह अपनी विधायकी है वो निकालते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से अगर मेवात के 2 क्रॉस वोटर जो विधायक हैं, अगर उसके संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो मोहम्मद इलियास की गतिविधियां आप देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी मुलाकात होना कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर तौर पर चल रही होगी फ्यूचर को लेकर बात, और ये बात केवल 4 साल के बाद 29 को लेकर नहीं है। ये फ़िलहाल क्या कुछ हो सकता है जहाँ से मोहम्मद इलियास विधायक हैं, ये उसको लेकर चल रही है। और आज मोहम्मद इज़राइल ने तो साफ साफ कर दिया लगभग। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने कर रखा था अपने हथीन विधानसभा क्षेत्र में, उसे ईद और रामनवमी मिलन समारोह करार दिया था। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं राव नरबीर, उसको मोहम्मद इज़राइल ने बतौर मुख्य अतिथि है वहाँ पर बुलाया हुआ था। जाहिर तौर पर ये प्रोग्राम केवल ईद और राव नवमी का मुलाकात का या दावत का नहीं था। इसके ज़रिए बहुत बड़े सियासी संदेश या सियासी हित साधने की कोशिश आज मोहम्मद इज़राइल ने की है। और सबसे ज़्यादा चर्चा जो उनके एक बयान की हो रही है वो ये है, जिसमें मोहम्मद इज़राइल ने ये दावा कर दिया है कि अगर वो चुनाव में जाते हैं, यानी अभी उपचुनाव में अगर वो जाते हैं तो 20,000 से उनकी जीत है। और अगर ऐसा नहीं होने वाला है, अगर वो 20,000 से नहीं जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस बयान को कई तरीके से लोग देख रहे हैं, सब अपने अपने सियासी मायने निकाल रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हथीन जो विधानसभा है वो अब लगभग तय हो चुका है कि वो उपचुनाव में जाएंगे। इस पर आज हमारी ये खास चर्चा रहने वाली है। अब देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि जिसकी सरकार होती है, अगर वहाँ वो उपचुनाव में अगर कोई जाता है तो उनका अपर हैंड होता है। हालांकि राजनीति पार्टियां इसे कभी स्वीकार नहीं करती हैं खुलकर, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि जिसकी सरकार होती है, बहुत सारा प्रशासनिक जो तामझाम होता है, ताना बाना होता है, सरकारी तंत्र होता है, कई तरह की मदद है वो उस प्रत्याशी को मिलती है। ये लगभग पक्का होता है, मिलती हैं। मुकाबला कड़ा होता है। उपचुनाव में लगभग 90% हैं सरकार के प्रत्याशी हैं वो जीतते हैं। और मोहम्मद इज़राइल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं अपने लोगों के बीच में जाके, उनकी भाषा शैली से ये आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पक्का तय कर चुके हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं मेवात से मुख्यमंत्री, उस इलाके मुख्यमंत्री नहीं, माफ़ कीजिएगा, कोई बड़ा पद, कोई बड़ा सियासी मंत्रिमंडल में कोई जगह है वो देख रहे हैं। और अभी तक जहाँ भी वो जा रहे हैं वो पार्टी से दगा या बेईमानी करना, इस चीज़ की बजाय वो अपने विधानसभा की जनता को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पैसों के बदले ये काम नहीं किया है, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ये सियासी लोग हैं, वो अपने तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं। अब बेशक से उनके समर्थक हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है, बहुत सारी नाराज़गी भी है मोहम्मद इज़राइल के इस फैसले के बाद है। ये सरकार का आश्वासन बोल रहा है, जिस कदर वो कह रहे हैं कि अगर वो 20,000 से नहीं जीते हैं तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे, वो अलग बात होता है। ये सियासत के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बयानबाजी है वो की जाती है। लेकिन इतना मोहम्मद इज़राइल भी जानते हैं कि जिस क्षेत्र से वो राजनीति करते हैं वो एंटी बीजेपी के खिलाफ अधिकतर मतदाता हैं वहाँ के रहते हैं। लेकिन सरकार के समर्थन से आकर वो सोच रहे हैं कि जो बीजेपी की हिंदुत्व की छवि है उसके वोट उनको मिल जाएंगे जाहिर तौर पर आसानी से, और ख़ुद वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उनके साथ चलेगा। ये अपना एक समीकरण, आंकड़ा हर कोई राजनेता बनाता है। मोहम्मद इज़राइल ने भी ये बनाया होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। ये आसान इसलिए नहीं रहने वाला है क्योंकि जो उनके खुद के सुपुत्र हैं वो नज़ीम, वो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनके सामने उन्हें उतार दे और
पिता पुत्र की जोड़ी पहली बार ऐसा हो सकता है सियासत में कि वो आमने सामने और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। तो मोहम्मद इजराइल इस बात को भी बाखूबी समझते होंगे कि कुछ ऐसा है, लेकिन राव नरबीर को जिस तरीके से बुलाना, मंच से ये स्वीकार करना चुनाव का संकेत है, वो साफ साफ दे रहा है। तो ये पक्का है कि उपचुनाव तो इनमें से होने वाला है और मेवात इसमें से दो की दो सीटें हैं वो आ सकती हैं चुनाव के अंदर। अब देखिए, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो साबित हो सकता है। खोने के लिए सब कुछ कांग्रेस के पास है। अगर यहाँ पर हथीन में या मोहम्मद इलियास की विधानसभा सीटों पर अगर उपचुनाव होता है, कांग्रेस जीतती है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कांग्रेस के लिए। उसकी परंपरागत सीट है, उसने दोबारा से हासिल कर लिया। और अगर मान लीजिए कांग्रेस यहाँ पर एक सीट भी हार जाती है, तो कांग्रेस की बहुत फजीहत होगी और बीजेपी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। बीजेपी इसको इस तरीके से देखेगी कि नामुमकिन को उसने मुमकिन कर दिया। अगर बीजेपी हार जाती है तो भी बीजेपी के पास यहाँ पर गंवाने के लिए शायद कुछ ज़्यादा पहले भी नहीं था और बीजेपी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके प्रत्याशी की जितनी वोटें वहाँ पर आती हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा वोटें हैं वो फिलहाल है वहाँ पर आएंगी। तो ये सब कुछ सोचकर राजनीति का ताना बाना है वो चल रहा है ऐसे में, और ये कांग्रेस के ऊपर संकट के बादल हैं फिलहाल मंडरा रहे हैं। और कांग्रेस उधर लगी हुई है कि आखिर इन लोगों का क्या किया जाए, लेकिन जो ये लोग हैं वो अपने सियासी सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक कांग्रेस का ध्यान पता नहीं इसके ऊपर गया है या नहीं गया है, लेकिन मेवात से कांग्रेस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है वो होने वाला है। लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन दो विधायकों ने ऐसे क्यों किया है। ऊपरी तौर पर तो लग रहा है कि विकास के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जो आम जनता है उसको लेकर बहुत नाराज़ भी है कि आखिरकार इन्होंने क्यों किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा सियासी खेल है जिसका ताना बाना इन दो विधायकों ने पूरी तरीके से पहले ही बुन दिया था। मोहम्मद इजराइल ने आज कहा कि उन्होंने सतीश नांदल को वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी के जो 3 विधायक हैं उन्होंने नोटिस का जवाब दिया ही। इन्होंने तो नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है, वो अपनी बात पर हैं, अड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो केंद्रीय कमान है कांग्रेस की वो भी चिंतित है कि मेवात जैसे क्षेत्र में अगर इस तरह की चुनौती अगर कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है तो जाहिर तौर पर 2029 में तो परिसीमन भी होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो आज से पहले भी एक दिन एक दुकान के उद्घाटन पर मोहम्मद इजराइल गए हुए थे। अगर उस पॉइंट को आपने गौर से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि मैंने परिसीमन को देखते हुए भी ये फैसला लिया है। 90 डिग्री पहले भी ये कह रहा है कि जिन लोगों ने किया उनके माइंड में कहीं ना कहीं परिसीमन भी एक वजह हो सकता है, और परिसीमन का भय आज के दिन हर राजनेता को है, और शायद वही भय कुछ लोगों को ले जा रहा है बीजेपी की तरफ आज से ही, क्योंकि उन लोगों को भय है कि जो उनकी परंपरागत सीट है या जहां से वो जीतते आ रहे हैं उसे रिजर्व किया जा सकता है, या फिर जो हरियाणा की ग्रामीण अंचल की जो ज़्यादातर राजनीति है वहाँ के जो विधायक हैं उनमें सबसे ज़्यादा भय परिसीमन को लेकर है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, रूरल हरियाणा जिसे आप कह सकते हैं, या खापों का जहाँ पर वर्चस्व होता है, गोतनाथ की राजनीति जहाँ पर होती है, वहाँ पर आपके खुद के गांव का या आपके खाप है, आपके गोत्र के गांवों का बहुत अहम स्थान होता है। तो बहुत सारे राजनेताओं को ये दिक्कत है परिसीमन की कि उनका पैतृक गांव उसमें से हटाया जा सकता है उनकी विधानसभा से, या उनके गोत्र के कुछ गांव हैं वो हटाए जा सकते हैं। और ये सभी लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिसीमन जब होता है तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारा फेवर है वो किया जा सकता है। जैसे आप झज्जर जिले का अगर आप उदाहरण लें तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, परिसीमन आयोग अभी बैठा नहीं है, लेकिन अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ है जो प्रॉपर झज्जर की जो सीट है जहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं गीता भुक्कल, वो बहुत सालों से रिज़र्व है, काफ़ी समय हो चला है, वो बहुत सालों से रिज़र्व है कि उसको जर्नल किया जा सकता है। ओम प्रकाश धनखड़ ने यहाँ पर उद्घाटन किया था अपने घर का, तो तभी से ये कयास लग रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ वो झज्जर से आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता है, वो राजनेताओं को सता रही है। कांग्रेस के लिए ये दिक्कत नहीं है कि वो चुनाव में जाने से कतरा रही है या उसे और कोई भय है किसी चीज़ का। बहुत बड़ी और पुरानी पार्टी है कांग्रेस, हरियाणा में मजबूत भी है, लेकिन
कांग्रेस को दिक्कत अपने राजनेताओं से है और राजनेताओं को दिक्कत परिसीमन को लेकर है कि उनका सियासी सफ़र कहीं ख़त्म ना हो जाए। और ये दिक्कत इसीलिए है कि अगर अब की बार कांग्रेस सत्ता में होती तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के विधायक है वो काम भी करवाते। काफ़ी सारी चीज़ें हैं चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं उन विधायकों के लिए। और अगर अब आगे से अगर परिसीमन भी अगर कोई दिक्कत दे देता है तो उनका राजनीतिक करियर है लगभग दांव पर है, वो लग जाएगा। मोहम्मद इजराइल के बयान से इसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बहुत बड़ी चूक कर रही है, जहाँ पर आज से ही भाजपा 2029 के चुनाव की न केवल तैयारी कर रही है बल्कि कांग्रेस को घेरती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड पर खेलने के लिए मजबूर कर रही है। जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है उस पर ला रही है कांग्रेस को। और कांग्रेस अभी है वो जाना नहीं चाहती है, तो कांग्रेस बैकफुट पर है। यहाँ पर बीजेपी लगातार आगे है और वो कहीं ना कहीं 29 की तैयारी अभी से कर रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाला ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, क्या तय होता है इन लोगों का। और एकजुटता की उम्मीद आप कांग्रेस से नहीं कर सकते हैं। बृजेंद्र सिंह यात्रा में जा रहे हैं, जो भी पीसी वो कर रहे हैं वो बहुत पार्टी लीक से हटकर बयान दे रहे हैं और इसमें बृजेंद्र सिंह की गलती भी नहीं मान रहे हैं। जो वो बात कह रहे हैं कि वो जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें कम से कम साथ तो देना चाहिए। अगर आप साथ नहीं चलते हैं तो आपको अप्रिशिएट तो कम से कम है वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कुमारी शैलजा हो चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उनकी राजनीति काफ़ी समय से रही है कि जब तक अच्छा मौका नहीं आता है तो तब तक आप थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहिए और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा साहब बैकफुट पर हैं, ये मुद्दे उनके लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं दोस्तों। तो क्या लग रहा है आपको? 90 डिग्री को आप ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर से जो हथीन की जनता है या जो मोहम्मद इलियास विधायक हैं तो उनके क्षेत्र की जो जनता है वो कम से कम कमेंट करिएगा। और बाकी भी आप लिखिएगा कि अगर चुनाव में जाते हैं तो वैसे कांग्रेस की परंपरागत सीट ये रही है तो क्या मुकाबला होता है। पहले उम्मीद कर रहे थे जहां पर ये उपचुनाव जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं, नारायणगढ़ की तरफ, सबसे पहला नाम शैली चौधरी का चल रहा था क्योंकि रामकिशन गुर्जर ने एकदम से झट से इस्तीफ़ा दिया था। खबर ये भी चली थी कि शैली चौधरी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट जो ट्विस्ट वहाँ से आया उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। वो अभी तक पार्टी के साथ बने हुए हैं, अपनी बात पर अड़िग हैं वो लगातार। तो वहाँ से उठकर ये उपचुनाव, ये जो सियासी फिज़ाएँ हैं, हवाएँ हैं राजनीति की, वो उन्होंने मेवात का रुख कर लिया है। और ऐसा होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने वाला है और इसे बीजेपी की बहुत ज़बरदस्त राजनीति आप कह सकते हैं। ये बातें अब चल रही हैं कि कुछ लोगों को राव इंद्रजीत ने मनाया था, कुछ लोगों से मनोहर लाल खट्टर ने बात की थी, लेकिन मोहम्मद इजराइल ने जिस तरीके से राव नरबीर को अपने इस खास प्रोग्राम में बुलाया है वो हैरान करने वाला है। क्योंकि राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच में राजनीति में 36 का आंकड़ा है। तो मोहम्मद इजराइल ने राव नरबीर को बुलाया है तो राव नरबीर एक छुपे रुस्तम साबित यहाँ पर हो रहे हैं, जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था कि मोहम्मद इजराइल के पीछे राव नरबीर भी क्या हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी भी आप इसे कह सकते हैं बीजेपी अगर वो चुनाव में जाते हैं। और अगर बीजेपी मेवात में से इन दो में से अगर एक सीट भी निकाल लेती है तो कांग्रेस का राज की फिर उम्मीद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के लिए। और ऊपर से इनेलो लगातार बहुत दबाव है वो डाल रही है और इनेलो से दिक्कत चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत इनेलो से यही है कि उनका जो परंपरागत वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, उसमें इनेलो सेंधमारी कर रही है और उसमें कामयाब भी हुई है काफ़ी हद तक इनेलो। तो हुड्डा साहब को ये दिक्कत है कि उनके गढ़ में लगातार सक्रिय है इनेलो के राजनेता और उसका जो परंपरागत वोट बैंक है कहीं ना कहीं उनसे छिटक रहा है। तो इनेलो को लेकर इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं जो कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन सियासत में कांग्रेस के लोगों ने काफ़ी समय तक बहुत वर्चस्व बनाए रखा। जो गांवों में जो कांग्रेसी हैं वो बहुत एक्टिव रहते थे, लेकिन अब उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि कांग्रेस राज में बहुत सारी आर्थिक असमानताएं भी हुई हैं और वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो बन रही हैं।
नौकरियों के रूप में बहुत सारी आर्थिक असमानताएं हुई, बहुत सारी राज में बहुत सारी ठेकेदार होते हैं या जो आपके फेवर के सरपंच होते हैं, उन्हें बहुत सारे सियासी फ़ायदे हैं, दिए जाते हैं, ग्रांट है, ज़्यादा दी जाती है। लेकिन अब जब चीज़ें छनकर सामने आ रही हैं तो बहुत असमानता हुई हैं गाँवों में। नौकरियों में आप देख लीजिए, गाँवों में जो लायक नहीं थे, दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया। ये किसी से छुपा नहीं है, ये आप अपने गाँवों में या अपने आस पड़ोस में आप देख सकते हैं, ऐसा हुआ है। तो अब दिक्कत कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ये है कि इनेलो बहुत ज़्यादा दबाव है वो डाल रही है उनके परंपरागत वोट बैंक पर, और जो नौकरियों वाली आर्थिक असमानता है वो कहीं ना कहीं जो दूसरा युवा वर्ग है, उसी किसान बिरादरी से आने वाला, तो वो उस मौके के इंतज़ार में है जो आर्थिक असमानता हुई दीपेंद्र हुड्डा के राज में। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल चल रही हैं। तो उपचुनाव होगा, ये तय हो चला है। उपचुनाव के लिए हरियाणा कितने तैयार हैं, और जो सियासतदानों ने हरियाणा को दोबारा से वो झोंक रहे हैं चुनावों में, या उस तरह का वातावरण वो बना रहे हैं, इस माहौल पर आपका क्या कहना है, आप बताइएगा ज़रूर 90 डिग्री को कमेंट करके। धन्यवाद।